नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माताओं और उद्योग जगत से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया, भारतीय उत्पाद वैश्विक मानकों के स्तर के हों। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.82% हुई। कोविड महामारी के कारण वाहनों से संबंधित सभी कागजात की वैधता अवधि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई गई। और मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में मेजबान ऑस्ट्रेलिया पर 82 रन की महत्वपूर्ण बढ़त बनाई। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं रवि कपूर। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नई क्षमताओं का सृजन कर रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना, जब ताली थाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था, एकजुटता दिखाई थी, उसे भी कई लोगों ने याद किया है। साथियों, देश के सामान्य से सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। दिल्ली के अभिनव बनर्जी के संदेश का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत के लोग दुकानदारों से मेड इन इंडिया सामान की मांग करने लगे हैं, जो लोगों की मानसिकता में बड़े बदलाव का संकेत है। अभिनव जी को अपनी रिश्तेदारी में बच्चों को गिफ्ट देने के लिए कुछ खिलौने खरीदने थे, इसलिए वो दिल्ली की झंडेवालान मार्केट गए थे। ये मार्केट दिल्ली में साइकिल और खिलौनों के लिए जाना जाता है। पहले वहाँ महंगे खिलौना का मतलब भी इम्पोर्टेड खिलौने होता था और सस्ते खिलौने भी बाहर से आते थे। लेकिन अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा है कि अब वहाँ के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल कर टॉयज बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है क्योंकि ये भारत में बना है, मेड इन इंडिया है। यही तो है, ये सोच में कितना बड़ा परिवर्तन। यह तो जीता जागता सबूत है देशवासियों की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। श्री मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे एक सूची तैयार करें जिसमें दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुओं के नाम हों और उन्हें ही खरीदने का संकल्प लें। उन सभी चीजों की पूरी लिस्ट बनाई है जिन्हें प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, सेल्फ केयर आइटम्स, उसके अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है कि हम जाने अनजाने में उन विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध है। अब कसम खाई है कि मैं उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा जिनमें हमारे देशवासियों की मेहनत और पसीना लगा हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय आ गया है जब हमें श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है। हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता न करें। बात तो सही है, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब ये सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय। प्रधानमंत्री ने छात्रों के लिए एनिमेशन वीडियो बनाने वाले तमिलनाडु के शिक्षक का जिक्र करते हुए कहा
कि देश भर में कोरोना लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों ने बच्चों को सिखाने के नए नए तरीके खोजे और रचनात्मक तरीके से पाठ्य सामग्री तैयार की। देश भर में कोरोना के समय में टीचर्स ने जो इनोवेटिव तरीके अपनाए, जो कोर्स मटेरियल क्रिएटिविटी तैयार किया है, वो ऑनलाइन पढ़ाई के इस दौर में अमूल्य है। मेरा सभी टीचर से आग्रह है कि वो इन कोर्स मटेरियल को शिक्षा मंत्रालय के दीक्षा पोर्टल पर जरूर अपलोड करें। इससे देश के दूर दराज वाले इलाकों में रह रहे छात्र छात्राओं को काफी लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केसरिया रंग सदियों से कश्मीर से जुड़ा रहा है और इस साल मई में कश्मीरी केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला है। क्वालिटी की बात करें तो कश्मीर का केसर बहुत यूनिक है और दूसरे देशों के केसर से बिल्कुल अलग है। कश्मीर के केसर को जीआई टैग रिकॉग्नाइजेशन से एक अलग पहचान मिली है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद दुबई के एक सुपरमार्केट में इसे लॉन्च किया गया। अब इसका निर्यात बढ़ने लगेगा। यह आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारे प्रयासों को और मजबूती देगा। केसर के किसानों को इससे विशेष रूप से लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत में 2014 और 2018 के बीच तेंदुओं की संख्या में 60% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में देश में लेपर्ड्स की संख्या लगभग 7,900 थी। वहीं 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 हो गई। उसके रंगों की सुंदरता और उसकी चाल की मोहकता का अंदाज नहीं लगा सकते। देश के अधिकतर राज्यों में, विशेषकर मध्य भारत में तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। तेंदुए की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। तेंदुए पूरी दुनिया में वर्षों से खतरों का सामना करते आ रहे हैं। दुनिया भर में उनके हैबिटेट को नुकसान हुआ है। ऐसे समय में भारत ने तेंदुए की आबादी में लगातार बढ़ोतरी कर पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया है। 2 दिन पहले मनाई गई गीता जयंती का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जीवन के सभी क्षेत्रों में गीता लोगों को प्रेरित करती है। गीता हमें हमारे जीवन के हर संदर्भ में प्रेरणा देती है, लेकिन गीता की विशिष्टता ये भी है कि ये जानने की जिज्ञासा से शुरू होती है। गीता की ही तरह हमारी संस्कृति में जितना भी ज्ञान है, सब जिज्ञासा से ही शुरू होता है। वेदांत का तो पहला मंत्र ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात आओ हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें। जिज्ञासा आपको लगातार नए के लिए प्रेरित करती है। यानी जब तक जिज्ञासा है तब तक जीवन है। जब तक जिज्ञासा है तब तक नया सीखने का क्रम जारी है। इसमें कोई उम्र, कोई परिस्थिति मायने ही नहीं रखती। प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में आतताइयों से, अत्याचारियों से देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं। आज उन्हें याद करने का भी दिन है। आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी ने भी शहादत दी थी। करीब 1 सप्ताह पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी की भी शहादत का दिन था। मुझे यहाँ दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, मत्था टेकने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने झारखंड में कोरवा जनजाति के श्री हीरामन का भी जिक्र किया। उन्होंने 12 साल की कड़ी मेहनत से कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। कंप्यूटर पर टाइप करके पुस्तक लिखने वाले 92 साल के बुजुर्ग श्री टी श्रीनिवासाचार्य स्वामी का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अगर हमारे अंदर जिज्ञासा की भावना होती है तो नई चीजें सीखने की प्रक्रिया भी चलती रहती है। उम्र और परिस्थितियां इसमें आड़े नहीं आती। श्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं और नए संकल्प लेते रहते हैं। गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे 2016 से हिमालय को प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए अभियान चला रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के युवा दंपति अनुदीप और मिनूषा का भी जिक्र किया, जिन्होंने विवाह के बाद सबसे पहले सोमेश्वर समुद्र तट पर फैले कूड़े की सफाई का संकल्प लिया। इन प्रयासों के बीच हमें ये भी सोचना है कि ये कचरा इन बीचीज पर, इन पहाड़ों पर पहुंचता कैसे है। आखिर हम में से ही कोई लोग ये कचरा वहां छोड़कर आते हैं। हमें प्रदीप और अनुदीप मिनूषा की तरह सफाई अभियान चलाना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले हमें ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हम कचरा फैलाएंगे ही नहीं। आखिर स्वच्छ भारत अभियान का भी तो पहला संकल्प यही है। हमें देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना ही है। ये भी 2021 के संकल्पों में से एक है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। युवा ब्रिगेड के संचालक चक्रवर्ती सूलीबेले ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में श्री रंगपट्टनम में शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्य की सराहना किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। It all started in 2014 when few of us took the initiative of cleaning stepwells, popularly known as Kalyanis or Pushkaranis near temples. We kept on adding one by one to the number and ended up cleaning more than 300 stepwells across the state. We have cleaned more than 9 rivers and presently working on Vrishabhavati river rejuvenation. Getting praises from Prime Minister is a milestone for us. Today, we are the proud family of more than 10,000 volunteers. मन की बात का आंध्र प्रदेश के हर इलाके में जोरदार स्वागत किया गया है। श्री काकुलम से नेल्लोर तक लोगों ने इस कार्यक्रम को पूरे मनोयोग से सुना और देखा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माताओं और उद्योग जगत से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि भारतीय उत्पाद वैश्विक मानकों के स्तर के हों। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.82% हुई। कोविड महामारी के कारण वाहनों से संबंधित सभी कागजात की वैधता अवधि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई गई। और मेलबर्न में क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में मेजबान ऑस्ट्रेलिया पर 82 रन की महत्वपूर्ण बढ़त बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सुबह 11 बजे वर्चुअल माध्यम से पूर्वी समर्पित माल गलियारे के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में बनने वाले करीब 350 किलोमीटर लंबे इस खंड की लागत 5,750 करोड़ रुपए होगी। इस गलियारे के खुलने से स्थानीय उद्योगों के लिए नए अवसर खुलेंगे। इससे कानपुर देहात जिले के एल्यूमीनियम उद्योग, औरैया के डेयरी उद्योग, इटावा के कपड़ा उद्योग, फिरोजाबाद के शीशा उद्योग और अलीगढ़ के ताला उद्योग को लाभ मिलेगा। इस गलियारे के बनने से मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन पर यातायात घटेगा और रेलगाड़ियां तेजी से चल सकेंगी। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री प्रयागराज में गलियारे के संचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र संपूर्ण गलियारे के लिए कमान केंद्र के रूप में काम करेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को नई पहचान दे रही है, जो अब विकास के नए दौर का अनुभव कर रहा है। एनडीए सरकार ने मणिपुर के लोगों को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि इनर लाइन परमिट मणिपुर के लोगों के लिए प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा उपहार है। श्री शाह ने कहा कि कभी उग्रवाद से प्रभावित मणिपुर अब विकास का प्रमुख केंद्र बन गया है। मणिपुर एक जमाने में इंसर्जेंसी के लिए, बंद के लिए, ब्लॉकेज के लिए जाना जाता था।
लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति मणिपुर में बहुत चर्चा में रहती थी। आज 3 साल हुए, एक भी बार बंद नहीं हुआ है। वो ही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन आता है वो लोगों के विकास के लिए काम करता है। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के युवा आईटी कौशल में उत्कृष्ट हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये जो ITSEZ है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक दिशा दर्शक बनने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की दुर्गम भौगोलिक स्थिति है उत्तर पूर्व की, हमारे नॉर्थ ईस्ट की, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के कारण बहुत सारी इंडस्ट्री का अवकाश यहाँ पर नहीं रहता है। कच्चा माल लाना, बनाया हुआ माल ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही ऐसी आती है कि जिससे वो वायबल नहीं होता है। मगर ये ITSEZ ऐसी चीज है जो दिमाग से चलती है और कनेक्टिविटी से चलती है। दिमाग मणिपुर के युवाओं के पास है और कनेक्टिविटी मोदी जी ने कर दी है। मणिपुर के युवाओं के लिए एक नए रास्ते खोलने वाला काम ये ITSEZ को रहेगा। पिछले 3 वर्षों में भाजपा के नेतृत्व में सरकार ने राज्य के विकास और शांति के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य में फॉरेंसिक साइंस कॉलेज खोला जाएगा। श्री शाह ने मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह से अनुरोध किया कि वे इसकी प्रक्रिया शुरू करें। श्री अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकारों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र पर कभी ध्यान नहीं दिया और इसकी अनदेखी की, जबकि प्रधानमंत्री मोदी बहुत कम समय के भीतर ही इस क्षेत्र का 40 से अधिक बार दौरा कर चुके हैं। इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य में बार बार नाकेबंदी के कारण विकास में बाधा आना बीते दिनों की बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य अब दूसरों के लिए विकास का मॉडल बन गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की श्रृंखला के अंतर्गत कैसा था वर्ष 2020 प्रस्तुत कर रहा है। आज ये भारत में मीलों दूर कई स्थानों को जोड़ रहा है। अगले 4 से 5 वर्षों में ढांचागत सुविधाओं पर 110 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की सरकार की योजना का धरातल पर पता चल रहा है। इसमें से केवल राजमार्गों के विकास के लिए 19 लाख करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 21 सितंबर को बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहा था कि आज राजमार्गों का निर्माण वर्ष 2014 के पहले की तुलना में दोगुनी गति से किया जा रहा है। 2014 से पहले की तुलना में आज हर रोज 2 गुनी से भी तेज गति से हाईवे बनाए जा रहे हैं। हाईवे निर्माण पर होने वाले खर्च में भी 2014 से पहले की तुलना में लगभग 5 गुना बढ़ोतरी की गई है। आने वाले 4-5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 110 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से भी 19 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट सिर्फ हाईवे से जुड़े हैं। साथियों, रोड और कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने के इन प्रयासों का बिहार को भी भरपूर लाभ हो रहा है। हमारी संवाददाता ने सड़कों के आधारभूत ढांचे में प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 1,34,000 किलोमीटर है और अगले 5 वर्षों में इसमें 60,000 किलोमीटर राजमार्ग जोड़ने का लक्ष्य है। सरकार 2021 में सड़क अवसंरचना और बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कैलाश मानसरोवर से जोजिला सुरंग तक सड़क और राजमार्ग पर या तो काम चल रहा है या उसकी शुरुआत की गई है या फिर पूरा कर लिया गया है। इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के दौरान सड़क परिवहन मंत्रालय और NHAI ने इस महामारी की स्थिति में भी अवसर ढूंढ लिया है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कई सुरंग निर्माण और सड़कों का काम चल रहा है और काजीगुंड और बनिहाल के बीच 8,450 मीटर लंबे ट्विन टनल का काम मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। सरकार अगले 2 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए लागत से बन रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर परियोजना को पूरा करने के प्रति आशान्वित है। सरकार हरित ईंधन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ 30 से 35% कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए पूरे देश के लगभग 69,000 पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक ई चार्जिंग कियोस्क स्थापित करने की योजना बना रही है। भारतमाला पहल के अंतर्गत
अंतर्गत 35 लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए गए हैं। भारत की अगले 5 वर्षों में विश्व में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक देश बनने की पूरी क्षमता है। हम इसे प्राप्त करने के प्रयास में पूरी तरह लगे हैं। सौभाग्यकार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को आज निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुन लिया गया। निवर्तमान अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद के लिए श्री सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका पार्टी की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने समर्थन किया। इससे पहले श्री सिंह पार्टी के महासचिव थे। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री देबश्री चौधरी ने कहा है कि केंद्र की ओर से लाए गए नए कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के फायदे के लिए हैं। सुश्री चौधरी ने आज दक्षिणी अंडमान जिले में आयोजित एक किसान सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, जबकि हकीकत में ये किसानों के फायदे के लिए है। कानून लागू होने के बाद से मंडियों में कामकाज सहज हो गया है। नई व्यवस्था के तहत कृषि उत्पादों को खुले बाजार में बेचने की भी व्यवस्था की गई है। इन कानूनों को लाने का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करने के साथ ही युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना है। कृषि सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने किया था। किसानों के अलावा सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। किसान संघ मंगलवार को सवेरे 11 बजे सरकार के साथ बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कल बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ एक और दौर की बातचीत करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में पिछले 24 घंटों में 21,400 रोगी कोविड से ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 95.82% हो गई है। अब तक कुल 97,61,500 से अधिक लोग महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 18,700 से अधिक नए मरीज सामने आए और इसी के साथ संक्रमित लोगों की संख्या 1,01,87,800 से अधिक हो गई है। इस समय देश में मरीजों की संख्या 2,78,600 है। 170 दिनों के बाद पीड़ितों की ये सबसे कम संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में एक और कीर्तिमान प्राप्त किया है। दैनिक नए रोगियों की संख्या 6 महीने के बाद 19,000 से नीचे के स्तर पर आई है। उपचाराधीन रोगियों की संख्या में भी लगातार गिरावट का रुझान बना हुआ है। इस समय भारत में रोगियों की संख्या देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या के मुकाबले सिर्फ 2.74% रह गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि अब तक देश भर में 16,81,02,600 से अधिक कोविड जांच की गई हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 3,314 नए मामले मिलने से वहां संक्रमित लोगों की संख्या 19,19,550 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि आज हुई 66 मौतों को मिलाकर अब तक 49,255 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। राज्य में संक्रमण से होने वाली मौतों की दर 2.57% है। एक रिपोर्ट। आज दिए गए स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि महाराष्ट्र में 2,124 कोरोना संक्रमित लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं, जिससे कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की कुल संख्या 18,09,948 हुई है। अभी भी राज्य में कुल 59,214 सक्रिय कोरोना मामले हैं। वहीं मुंबई में आज दिन भर 578 कोरोना मामले सामने आए। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड महामारी को देखते हुए सड़क यातायात के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और परमिट जैसे आवश्यक कागजात की वैधता अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने आज इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए। मध्य प्रदेश में तानसेन महोत्सव का आयोजन कोविड से बचाव के लिए जारी कड़े दिशा निर्देशों के साथ किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में कल जाने माने संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को राज्य सरकार के प्रतिष्ठित तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
भोपाल स्थित अभिनव कला परिषद संस्थान को राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार दिया गया। हजीरा में तानसेन समाधि स्थल पर हरिकथा, मीलाद और शहनाई वादन जैसे मिले जुले कार्यक्रम आयोजित किए गए। महोत्सव का समापन 30 दिसंबर को महान संगीतज्ञ तानसेन की जन्मस्थली बेहट गांव में होगा। एक रिपोर्ट। प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सभी प्रकार की कला और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संगीत के क्षेत्र में बैजू बावरा पुरस्कार शुरू करने के लिए भी गंभीरता से विचार कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए पंडित सतीश व्यास ने कहा कि वे अभिभूत हैं और इस पुरस्कार को अपने माता पिता और गुरु पंडित शिव कुमार शर्मा को समर्पित करते हैं। जो लोग कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश पाने में असमर्थ हैं, वे मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक आज भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर 277 रन बनाए। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज मेलबर्न में गेंद और बल्ले के बीच जोरदार संघर्ष देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल बड़ी पारी खेलेंगे, तभी 45 के निजी स्कोर पर पैट कमिंस ने उन्हें पेवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके कुछ देर बाद ही टिम पेन ने बेहतरीन कैच लेकर चेतेश्वर पुजारा की पारी का भी अंत कर दिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी के बीच 52 रन की साझेदारी हुई। विहारी एक बार फिर अच्छे स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर सके और नाथन लॉयन का शिकार हो गए। ऋषभ पंत ने 29 रन बनाए। एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि यहां से भारतीय पारी बिखर जाएगी, लेकिन रहाणे के इरादे कुछ और ही थे। पहले टेस्ट में करारी हार, उसके बाद विराट कोहली की गैर मौजूदगी में कप्तानी का भार, इन सब से बेखौफ रहाणे ने एमसीजी पर बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए शानदार शतक जड़ा। Races to the boundary, a century that all of India can savour. Ajinkya Rahane, his 12th in Test cricket, his second against Australia and his second here in a Boxing Day Test. A special moment. The standing captain has delivered. रहाणे को रविंद्र जडेजा का अच्छा साथ मिला। दोनों के बीच अब तक 104 रन की साझेदारी हो गई है। जडेजा 40 जबकि रहाणे 104 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत अब तक 82 रन की बढ़त बना चुका है और उसकी नजरें कल तीसरे दिन इसे और आगे ले जाने की होगी। दबाव मेजबान टीम पर है और भारत के पास मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करने का बेहतरीन मौका है। समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। और अब एक नजर कल के मौसम पर। दिल्ली में सवेरे कोहरा छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुंबई में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। कोलकाता में तापमान 13 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। श्रीनगर में हल्की बूंदाबांदी के साथ आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री जबकि अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में दोपहर या शाम को बादल छाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देहरादून में बादल छाए रहने के साथ बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और गुवाहाटी में तड़के कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। भारतीय पूंजी बाजारों में खरीदारी का सिलसिला जारी रखते हुए विदेशी निवेशकों ने अभी तक दिसंबर में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। डिपॉजिटरीज के आंकड़ों के अनुसार 1 से 24 दिसंबर के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इक्विटी बाजार में 56,643 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया और ऋण से जुड़े वित्तीय उपकरणों में 3,451 करोड़ रुपए निवेश किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माताओं और उद्योग जगत से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया भारतीय उत्पाद वैश्विक मानकों के स्तर के हों। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.82% हुई। कोविड महामारी के कारण वाहनों से संबंधित सभी कागजात की वैधता अवधि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई गई। और मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में मेजबान ऑस्ट्रेलिया पर 82 रन की महत्वपूर्ण बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।